पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। और कोहली साहब कई सारे टिप्स तो बताएंगे चूंकि अब दशहरा संपन्न हो गया है, दिवाली का मौका है, तो दिवाली के गिफ्ट में लेन देन पर भी टैक्स की देनदारी क्या बनती है, ये भी कोहली साहब से हम जानना चाहेंगे। तो इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं अगर आप विदेश में पैसा भेज रहे हैं तो देना पड़ सकता है टैक्स। अब तक नहीं आया आपका टैक्स रिफंड तो क्या करें, और साथ में भी बताएंगे कि क्या दिवाली गिफ्ट पर भी लगेगा इनकम टैक्स और GST। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से या फिर कहें कुछ सालों से एक नया ट्रेंड देखने को आया है। वो ट्रेंड आप टैक्स पेयर्स के लिए बेहद ज़रूरी है जानना, ये कहीं आपके लिए उलझन में तो नहीं डालने वाला है। वो ट्रेंड ये है कि हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया 1 डॉलर 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में एक सवाल आया, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में, जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब यह है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। अगर मान लिया किसी के पास पैन नहीं है, अक्सर होता नहीं है, लेकिन मान लिया जब पैन नहीं है तो क्या ये नियम कुछ अलग होगा? वैसे तो लक्ष्मण ये बहुत रेयर है आजकल। इसलिए रेयर है क्योंकि जब आप बैंक से डील करेंगे तो पैन नंबर तो लाजमी आ जाता है। पर मान लीजिए पैन नंबर किसी कारण से नहीं है, देना नहीं, भूल गए आप। जी हाँ, तो ये 5%
10% हो जाएगा। मतलब जो टीसीएस आपसे 5% लिया जाता है, ये 10% हो जाएगा। और जो लोन जिसकी मैंने बात करी थी, एजुकेशन लोन, जो 0.5% था, वो 0.5 बढ़ के 5% हो जाएगा। तो इसलिए पैन लेने में ही भलाई है। एक सवाल और है, चूंकि दर्शक कई सारे फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं, जल्दी से पूछ लूं आपसे कि कई लोग बाहर पैसा भेजते हैं पढ़ाई के मकसद से। मान लिया कोई किसी का बच्चा पढ़ रहा हो, किसी के घर में कोई पढ़ रहा हो, उसके लिए पैसा भेजते हैं। कई बार इलाज कराने के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो उसके लिए पैसा भेजते हैं। उस पर भी टैक्स कटेगा उस पर कि नहीं, उसमें कुछ रियायत है? देखिए, एलआरएस के अंतर्गत लक्ष्मण, आप इन सब पर्पसेस के लिए जो आपने बोले, इन सब के लिए आप भेज सकते हैं। एक A2 फॉर्म बैंक में जाके भरना होता है। और एक चीज मैं और बता दूं, किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको 15 CA/CB में एक सर्टिफिकेट बैंक को देना होता है, इशू कराना होता है। उसके बाद आप जितने भी आपने पर्पस गिनाए, आप इसमें भेज सकते हैं और ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे जाते। वाह, तो सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक फटाफट सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लोग विदेश में पैसा भेजते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जैसे दुबई में लोग घर खरीद रहे हैं, कई बार लोग इसका पेमेंट क्रिप्टो में भी कर रहे हैं। तो इन सब में इन्वेस्टमेंट में अगर रिटर्न मिलता है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? लक्ष्मण, पहली बात तो आप जो मोड ऑफ पेमेंट बता रहे हैं, तो आप अगर मेरी तरफ देखें तो मैंने कान पकड़ लिए। और ये क्या इशारा कर रहा है कि ऐसा पैसा क्रिप्टो से भेजना इलीगल है, आप नहीं भेज सकते। केवल और केवल आरबीआई के माध्यम से A2 फॉर्म का आप बिल्कुल ये सवाल ही मैं आपका पहले तो सवाल पर सवाल उठाना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। नहीं, बिल्कुल, ये सवाल ही इसलिए पूछा गया ताकि जो लोग भेज रहे हैं उनको आगाह किया जा सके। और एक आखिरी सवाल, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे, उस पे जो रिटर्न मिलेगा उस पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? बिल्कुल टैक्सेबल है। अगर आप यहाँ बैठे बैठे भारतीय हैं, रेजिडेंट इंडियन है, तो आपकी वो इनकम भारत में टैक्सेबल होगी। उसको बाकायदा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉरेन एसेट्स स्केड्यूल में भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लक्ष्मण, तो बिल्कुल, अगर आप बाहर पैसा भेज रहे हैं तो इन सारे नियमों की बारीकियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे चलकर कोई मुश्किल ना आए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इस तरह के मामले में तो आप हमें लिखिए tax@moneycontrol.com पर, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं नागपुर, जहां से धनंजय अठावले जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अठावले साहब, नमस्कार। मेरी उलझन ये है कि पहले पुराने टैक्स सिस्टम जो थी, अपने 2 रिजिम थे, ओल्ड टैक्स सिस्टम रिजिम और न्यू टैक्स सिस्टम रिजिम। तो पहले तो मैं जो मेरे STCG आ रहा था रिगार्डिंग सेल ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इक्विटीज, उसको तो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से टैक्स पे हो रहा था मेरा। ठीक है। अभी जब मैं न्यू सिस्टम से चालू करने का सोच रहा हूँ रिटर्न भरने का, तो हमारे मित्र जो है सीए बोल रहे हैं कि STCG का प्रावधान जो 15% कट करने का जो प्रावधान था ओल्ड सिस्टम में, वो नए सिस्टम में नहीं है। अच्छा। और वो बोल रहे हैं LTCG का प्रावधान है, लेकिन STCG का नहीं है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा क्लैरिटी चाहता हूँ। बिल्कुल, आपके मित्र जो सीए हैं, मेल पे भी, मेरा ईमेल आईडी पे भी अगर उसका जवाब मुझे मिल जाए। बिल्कुल, आप अभी सुन लीजिए, ईमेल आईडी पे जाने की जरूरत ही नहीं, आप सुन लीजिए। और यहाँ पे आपके मित्र सीए साहब ने जो बताया, हमारे साथ टैक्स गुरु में बहुत जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, कोहली साहब जो इनको बताया, इनके मित्र सीए ने सही बताया। जी हाँ धनंजय जी, मुझे लग रहा है इनके मित्र शायद सीए नहीं होंगे। ऐसे ही मित्र कई दफे बैठते हैं ना, बैठ गए 2-4 यार तो चर्चा हो गई। धनंजय जी, आप नए टैक्स रिजीम में भी खुशखबरी आपको दे देते हैं। नए टैक्स रिजीम में भी 15% जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका लाभ ले सकते हैं। LTCG में भी ले सकते हैं, STCG में भी आप बाकायदा नए रजीम में ले सकते हैं। आपके लिए भी और आपके मित्रों को भी हमारी तरफ से इत्तला दीजिएगा। ईमेल क्या, जब हम आपसे रूबरू हो गए, बातचीत हो गई, अब मेल की कहां जरूरत रह गई लक्ष्मण? बिल्कुल, इसकी क्लिपिंग भी आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह मिलेगी। आप इसको फिर से सुन सकते हैं। और बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी है, जो डर था नए टैक्स रिजीम में आपको फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फायदा मिलेगा, आप उसका फायदा उठा भी सकते हैं। अब चलते हैं हैदराबाद, जहां से जोगेश्वर राव जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी, इट इज बहुत ही सिंपल सवाल है। मैं एक अपना ही फ्लैट में एक गेटेड कम्युनिटी में रहता हूँ। ठीक है। ये ध्यान दीजिए कि किराया का कोई इसमें जिक्र नहीं है। अपना ही फ्लैट में रहता हूँ। इसमें हर महीना RWA को, इस सोसाइटी को 4,000 रुपया में मेंटेनेंस के लिए पे करता हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि इसका कोई रियायत है क्या? 4,000 रुपये देते हैं हर महीने? यस, 4,000 रुपये देते हैं हर महीने। गेटेड सोसाइटी है, इनका अपना घर है। राव साहब, जो आप अपने रेजिडेंट सोसाइटी को देते हैं, उसका कहीं डिडक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। केवल और केवल एक हालात में ये क्लेम कर सकते हैं,
अगर आप मान लीजिए वहां से कोई बिजनेस चला रहे हैं और उस प्रमाइसेस का प्रयोग आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, फिर तो ये डिडक्शन क्लेम हो जाएगी एज अ बिजनेस एक्सपेंस। पर आप केवल वहां पर रह रहे हैं तो इसका कोई प्रावधान है। अब लक्ष्मण राव साहब वहां रहते हैं, सिक्योरिटी विक्योरिटी, सफाई वफाई, मुझे लग रहा है इसी लाभ से ही प्रसन्न होना चाहिए, बाकी टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये साफ कर दिया कोहली साहब ने कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप वहां पे उसकी छूट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रह रहे हैं तो आप इनकम टैक्स में छूट नहीं, बल्कि जो साफ सफाई सुरक्षा सुविधाएं मिल रही है उसी को इस छूट के माफिक मान के चलिए। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि फंसे रिटर्न निकालने की क्या है तरकीब। हर तरकीब पर चर्चा करेंगे कोहली साहब से। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नीतीश जी की मजबूरी है क्या? ये एक मजबूरी की सरकार बनी कि अब जो आरजेडी कहेगी हम वही करेंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या सरकारें काम नहीं कर रही है? ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है केवल। बहस के शोर से अलग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, चलते हैं जयपुर, जहां से हरिंदर सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिंदर सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मुझे अपने टैक्स रिफंड के बारे में पता करना था। जी बिल्कुल पूछिए। असेसमेंट ईयर 2021-22 का मेरे को टैक्स रिफंड था 20,000 रुपए का, जिसकी के अंडर सेक्शन 143A में मेरे पास इंटीमेशन भी आ गई थी 18 जनवरी 2022 को कि आपका टैक्स रिफंड इतना है आ रहा है, मतलब। और आज तक करीबन 8-9 महीने हो गए, वो टैक्स रिफंड अभी तक मेरे पास कैश नहीं हुआ है। अच्छा। इन द मेन टाइम मैं करीबन 8-9 बार इनके पोर्टल पे ग्रीवेंस डाल चुका हूँ, और हर बार ग्रीवेंस का रिजल्ट आता है कि योर ग्रीवेंस हैज बीन रिजॉल्व। अच्छा, ग्रीवांस रिजॉल्व हुआ नहीं, लेकिन आता है कि ग्रीवांस रिजॉल्व हो चुका है जी, और अभी तक रिफंड भी नहीं मिला। नहीं मिला। और वैसे पोर्टल पे खोल के देखते हैं तो उसमें अभी ड्यू दिखा रहा है, इशू नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ड्यू दिखा रहा है। कोहली साहब तो बड़ा मुश्किल मामला है। जी हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, मेरे ख्याल शायद ही कोई शो हमारा होता हो जहाँ पर रिफंड से संबंधित करदाताओं को सवाल नहीं आते हो, दिक्कतें नहीं आती हो। हालांकि काफी कुछ इसमें काम हुआ है, पर फिर भी तो मुझे लग रहा है हरिंदर सिंह जी आप
रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट एक बार डाल के दीजिए। आपने अभी तक क्या किया है, आपने ई निवारण में डाला है, आप एक बार रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट डाल के देखिए। दूसरा मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स जरूर चेक करें। कई बार लक्ष्मण क्या हुआ है कि कुछ लोगों के बैंक जैसे मर्ज हुए थे तो उन्होंने वो पुराने वाले अकाउंट डिटेल्स डाल रखे हैं, तो ये मानते हैं हम तो करदाता कि भाई मर्ज हो गया तो अपने आप आ गया होगा, पर वो अपने आप नहीं आता है। तो हरिंदर जी आप ये ट्राई करके देखिए और फिर हमें बताइएगा जरूर कि आया कि नहीं आया। हमें पता लग जाए तो अच्छी बात है ना लक्ष्मण, आया हमें खुशी नहीं आया तो फिर बताइएगा, तो हम लोग अलग रास्ता आपको बताएंगे। लेकिन हरिंदर सिंह साहब फोन लाइन पर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जो है आपके सवाल से मुझे याद आया, कई लोग जैसा कोहली साहब कह रहे थे कि रिफंड की समस्या को लेकर टैक्स गुरु को मेल करते रहते हैं, टैक्स गुरु तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। तो क्यों ना हम लोग अपने दर्शकों को ये बताएं कोहली साहब कि रिफंड किन किन हालात में नहीं आते हैं और रिफंड लाने की तरकीबें क्या हो सकती है। लक्ष्मण मैं सीधा तरकीबों पर आता हूं, क्योंकि तरकीबों में वो भी कारण भी आ जाएंगे। और चलिए मैं आप, क्योंकि हरिंदर जी ने बड़ी अच्छी एक दुखती रग पे हाथ रख दिया है, 6 मंत्र मैं बताता हूं लक्ष्मण, ये 6 मंत्र आप याद रखें तो आपका रिफंड इसी 6 मंत्रों के अंतर्गत आ जाएगा। पहला, जैसा कि पहले जो मैंने हरिंदर जी को बताया वो बताता हूं, आप रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट डालिए। ई निवारण जैसा इन्होंने किया, ई निवारण जिसको कहते हैं उसमें आप डालिए। तीसरा, आप सीपीसी बैंगलोर बैठ के फोन भी मिला सकते हैं, 08046122000, ये वहां का फोन नंबर है। आप डालिए फोन पे, वो अटेंड करके आपकी क्वेरी को आप बताइए कि जो जो दिक्कत है कि मेरा रिफंड नहीं आ रहा है, वो लोग जवाब देते हैं और रिजॉल्व भी करते हैं। ये तो हो गए 3 मंत्र। अब आपने अगर ये 3 हजम कर लिया तो मैं आगे चलूं। बिल्कुल, अगर 3 मंत्र के बाद भी नहीं आया रिफंड तो क्या करना चाहिए? तो देखिए 3 मंत्र के बाद भी नहीं आया तो फिर जो मैंने हरिंदर जी को दूसरा बताया कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जरूर चेक करें, क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल अक्सर गलत होती है जिसकी वजह से रिफंड नहीं आता और वो कहता रहता है रिजॉल्व, तो वो आगे जाता नहीं है। दूसरा, जो आपके एरिया का असेसिंग ऑफिसर है, अगर फिर भी नहीं आता तो थोड़ा यहां पर लेग वर्क है, आप अपने एरिया के असेसिंग ऑफिसर से जाके संपर्क कर सकते हैं। और छठा और आखिरी मंत्र लक्ष्मण, जो कि बहुत केसेस में हमने देखा है, सेक्शन 245 के अंतर्गत आपकी कोई पुरानी डिमांड के अगेंस्ट वो रिफंड हो सकता है एडजस्ट हो गया हो, और बहुत दफे होता है, पता नहीं चलता है। तो मैं सलाह सबको ये दूंगा कि आप अपनी पुरानी असेसमेंट्स देखें, उसमें कोई डिमांड खड़ी तो नहीं हुई है, वरना सिस्टम आजकल ऐसा जादुई है लक्ष्मण कि अपने आप वो रिफंड को एडजस्ट करके, और बकायदा रिफंड छोड़िए बकाया आ जाता है, डिमांड का नोटिस आ जाता है तो लोग चकरा जाते हैं, उम्मीद करे बैठे होते पार्टी वार्टी की, और पता लगता है तो लेने के देने पड़ गए। तो ये 6 मंत्रों के अंतर्गत कोई भी रिफंड की समस्या, मुझे लगता है इसका समाधान निकल सकता है। चलिए, तो हरिंदर सिंह के सवाल के बहाने हम लोग कई सारे सवालों पर चर्चा कर लिए कि रिफंड नहीं आने की क्या क्या वजह हो सकती है और रिफंड लाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें मुझे बहुत अहम लगी। एक तो बैंक मर्ज हुए तो कई सारे कस्टमर जिन्हें अकाउंट नंबर की दिक्कत आ रही होगी, और दूसरा कि आपने का पिछला डिमांड है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो इन सारे 6 मंत्र पर ध्यान दीजिए। 6 मंत्र पर अगर आपने ध्यान दिया तो शायद रिफंड की समस्या आपकी दूर हो जाएगी और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस बीच चलते हैं गुजरात, सूरत, जहां से अरविंद शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेरा एक कंसर्न था कि मैंने एक लैंड सेल करी थी एंड उसका पार्ट पेमेंट मुझे फरवरी 21 में बायर ने पे किया एंड दे हैड, और उन्होंने टीडीएस काट लिया था। वो टीडीएस उन्होंने दिसंबर 21 में डिपॉजिट किया। मैंने उस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न जो है सितंबर में फाइल कर दिया। उस टाइम तक वो टीडीएस डिडक्टेड जो था वो फॉर्म 26A में नहीं दिख रहा था। ठीक है। सो आई डिडंट नोटिस एंड आई कंटिन्यूड विद दैट। अच्छा, तो वो टीडीएस का रिफंड अभी मैं कैसे ले पाऊंगा? अभी हम लोग रिफंड की चर्चा ही कर रहे थे। देखिए, रिफंड का सवाल आ भी गया आपको। हाँ, इनका जो रिफंड का मैटर है शर्मा जी का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका क्या हुआ कि टीडीएस जो है बाद में रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसमें शर्मा जी, अगर उन्होंने जमा ही देर से कराया है तो फिर तो आपको रिफंड उसमें ऑब्वियस बात है नहीं आएगा। पर अगर जमा टाइम से आ गया था, कई दफे वहां रिफ्लेक्ट नहीं होता है, टीडीएस रिटर्न फाइल करने में कोई गड़बड़ हो जाती है, डिले हो जाती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जो, या तो आप रिटर्न को, अगर अब दिख रहा है तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटीमेशन आ गया है तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं। और अगर ये दोनों काम है, मतलब रिफंड वाकई आ गया, किसी टेक्निकल कारण से नहीं आया, तो जो मैंने अभी आपको 6 कारण बताए हैं, 6 मेथड बताए हैं, उसमें से आप रिफंड, री इश्यू रिक्वेस्ट और ई निवारण का कारण लेके ऑप्शन उठा के आप उसमें ट्राई करें, आपका रिफंड आ जाएगा।
देर हो सकती है, अगले साल में आ सकता है, पर आएगा जरूर। आप इसको ट्राई करके देखिए। इतने रिफंड तेजी से आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हफ्ते भर में, महीने में रिफंड आया, तो फिर भी रिफंड की समस्या बनी हुई कुछ लोगों में। लक्ष्मण, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, करोड़ों के हिसाब से टैक्स पेयर्स हैं। मुझे लगता है कितना भी सुदृढ़ सिस्टम हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे जो कि किसी टेक्निकल एरर में या गलती में या कमी में फंस जाते हैं। लाइक जब से हम लोग टैक्स ग्रुप के शो को शुरू किया, उसके बाद से लेकर अब तक देखें तो रिफंड की प्रक्रिया काफी स्मूथ हुई। बिल्कुल, मुझे लग रहा है वित्त मंत्रालय को टैक्स गुरु शो का भी धन्यवाद करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। उन तक पहुंचता भी है कि समस्याएं क्या है। बिल्कुल पहुंचता है। चलिए तो चलते हैं दिल्ली, जहां से सुभाष चंद्र गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गर्ग साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? सर, मैं पिछले 30 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ और CNBC जब से शुरू हुआ है तब से मैं उनके सुझावों के ध्यान से सुनकर इन्वेस्ट करता रहा हूँ और टैक्स गुरु को तो मैं हमेशा ही सुनता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत मेहरबानी सर, बताएं। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा कुणाल गर्ग है, उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया था 76,320 रुपए। ठीक है। वो लेकिन पता नहीं कैसे 115D में क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब 143(1) में मेरे पास नोटिस आया है कि वो पैसा आप जमा कराइए, जबकि पैसा तो मैं जमा करा चुका हूँ। तो अब मेरे को बताइए, सुझाव दीजिए कि वो पैसा कैसे ट्रांसफर या एडजस्ट होगा ताकि मेरा ये डिमांड खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुझाव देंगे और तसल्ली बख्श देंगे, क्योंकि आप हमारे बहुत ही पुराने दर्शक हैं कोहली साहब, और कितने होमवर्क करके आए, किस सेक्शन में कहाँ पैसा डिपॉजिट हुआ, कैसे आएगा, बताएं इनको। जी हाँ, जितना फॉर्मली सुभाष चंद्र गर्ग जी ने हमें अभिवादन किया, उतना ही अभिवादन हम नमस्कार उनका करते हैं। ये गर्ग साहब, ये गलत अकाउंट में चला गया है, इसी वजह से आपको 143(1) में डिमांड आ गई है। इसका लक्ष्मण ऐसे हालात में हल एक ही होता है, इनको अपने असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को पावर है कि अगर गलत हेड में पैसा टैक्स जमा हो गया है तो उस हेड से हटा के वो उसको ठीक हेड में करें। जब आप ये हो जाए काम, जब हेड चेंज हो जाए, उसके बाद आप इसके लिए रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करेगा सेक्शन 154 में, और ये त्रुटि का समाधान तुरंत हो जाएगा। हमें बताइएगा जरूर जब ये सारा का सारा मामला सुलझ जाए तो। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि मामला सुलझ जाएगा, और ये बाकी दर्शकों के लिए भी एक अहम जानकारी है कि किस तरीके से गलत हेड में जाने से किस तरह दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिलहाल आपको असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि दिवाली में गिफ्ट लेने या देने पर क्या देना होगा, GST या इनकम टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस।
एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नीतीश जी की मजबूरी है क्या? ये एक मजबूरी की सरकार बनी कि अब जो आरजेडी कहेगी हम वही करेंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या सरकारें काम नहीं कर रही हैं? ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है केवल। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपसे बात करेंगे दिवाली पे मिलने वाले या खरीदने वाले गिफ्ट को लेकर के, लेकिन इससे पहले चलते हैं चंडीगढ़, जहां से गिन्नी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ। तो मुझे मेरे सीए ने बताया है कि अब मुझे उन पे 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अब तक मैं उस पे 12% जीएसटी चार्ज करती थी। तो इस पे जीएसटी ज्यादा लगाने से मुझे डर है कि मेरी सेल गिर जाएगी। तो क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जीएसटी बनता है इस पे? देखिए गिनी जी, बिल्कुल आपके सीए साहब ने बात पते की करी है। तेलंगाना का एक रूलिंग आया था एएआर का, उसके अंतर्गत अब जो नए प्रावधान ये कहते हैं या रूलिंग में ये कहा गया कि अगर आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक कैटेगरी में आते हैं तो पहले उन पे 12% लगता था आयुर्वेदिक, क्योंकि आयुष मंत्रालय से रिकॉग्नाइज होते थे, पर उसमें से जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे इस रूलिंग के हिसाब से 18% लगेगा अगर वो कॉस्मेटिक है। जी हाँ गिनी जी, मुझे लग रहा है आपके ग्राहकों को वो सुंदर त्वचा और जो बाकी उसके लाभ होते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के, वही से तसल्ली करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है टैक्स आप उनको समझाइए कि क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है आगे से 18%, हालांकि तेलंगाना का है और ये बाध्य नहीं होते हैं कि आप सारे देश में लगाया जाए, पर अच्छा होता है कि आप अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अगर कोई निकाला है तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए आप ठीक चार्ज करें, जिससे कल को दिक्कत ना आए। चलिए शो का समय थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है, लेकिन कोहली साहब अब दशहरा खत्म हो गया, दिवाली का मौसम आ चुका है, लोग गिफ्ट खरीद रहे होंगे, गिफ्ट दे रहे होंगे, गिफ्ट ले रहे होंगे। टैक्स की चिंता करें कि छोड़ दें? करनी चाहिए, खासकर अगर आप वो जो कंपाउंड पैक लेते हैं जिसमें बड़ी सारी चीजें होती है, रंग बिरंगी लक्ष्मण, कहीं कोई कैन पड़ा होता है, कहीं बिस्किट पड़े, कहीं चॉकलेट, तो उसमें जो सबसे ऊंची वाली दर का होता है जीएसटी के हिसाब से, बिल्कुल उसके हिसाब से आपको लग जाएगा, क्योंकि वो पैकेज डील होती है, वो लगेगा। और अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है, सभी को मिलता है, कोई एम्प्लॉयर देते हैं, तो 5,000 रुपए तक का गिफ्ट साल में माफ है, उससे ऊपर वाले पे आपको एज ए परक्विजिट टैक्स देना पड़ेगा। सारी बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आप दिवाली में गिफ्ट खरीद रहे हैं, दिवाली में गिफ्ट ले रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं तो, और टैक्स के झंझटों से बिल्कुल मुक्त रहिए। कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।